गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लॉरेंज बल के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, इसमें हम तीन स्थितियां देखेंगे। ठीक है, इसमें हम तीन कंडीशन देखेंगे। पहला कंडीशन ये होगा जब आवेश या जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन होगा जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, और तीसरा और आखिरी कंडीशन होगा जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है। क्लियर? तो पहला हम लोग देखते हैं। पहला है जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। ठीक है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। ठीक, तो इसका कॉन्सेप्ट देखिए। मान लीजिए हमको क्या निकालना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति निकालना है। तो पहला है कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। तो मान लीजिए यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, बात समझ में आई? क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर? अब कह रहा है कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। मान लीजिए यहां कोई आवेश ले लें Q। ठीक है, ये कोई Q आवेश है और ये गति करता हुआ यानी कि गतिमान स्थिति में, ठीक है, यह आवेश जो है गति करता हुआ या गतिमान स्थिति में ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा थीटा, वह कितना होगा? वह होगा थीटा इज इक्वल टू 0। कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था लॉरेंज बल के लिए। ठीक है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था लॉरेंज बल के लिए कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की तो वैल्यू 0 है, तो हम जानते हैं क्यू वी बी साइन 0 का मान, साइन 0 का जो मान होता है वह होता है आपका 0। कितना होता है? 0। तो इस स्थिति में यहाँ पर क्या आया? F इज इक्वल टू 0। क्या आया? इस स्थिति में यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आया F इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस आवेशित कण पर या इस आवेश पर, ठीक है, इस आवेशित कण पर या इस आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, B जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस पर कोई बल नहीं लगाएगा। और जब कोई बल नहीं लगाएगा तो इस स्थिति में यहाँ पे F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस स्थिति में यहाँ पर जो F की वैल्यू होगी, इस पर जो लगने वाला बल होगा 0 होगा। ठीक है, और जब लगने वाला बल 0 होगा तो इसका पथ कैसा होगा? ठीक है,
और जब लगने वाला बल शून्य हो जाएगा तो इस स्थिति में इसका पथ कैसा होगा? इसका पथ एक सरल रेखीय पथ होगा, यानी कि जब इस पर बल लगेगा ही नहीं और यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करेगा। ठीक है, मान लीजिए बल लगता तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति नहीं करता, कहीं ना कहीं वो मुड़ जाता, लेकिन जब बल ही नहीं लग रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही तो गति कर रहा है, और जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है तो ये जो आवेशित कण है, ठीक है, यह एक सरल रेखीय पथ पर गति करेगा। सरल रेखीय पथ पर गति करेगा। ठीक है, या किस पथ पर गति करेगा? एक सरल रेखीय पथ पर गति करेगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे जब कोई आवेशित कण या जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। देख लीजिए आप लोग। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। ये क्रॉस क्या बता रहा है? ये क्रॉस ये बता रहा है कि ये यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कि एक तीर है, इसका ये जो मेन सिरा है इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके पूंछ वाले सिरे को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, आपकी तरफ होगा, किसकी तरफ होगा? आपकी तरफ होगा, तो इस स्थिति में, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा? डॉट होगा। ठीक है, और जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा तो उस स्थिति में क्रॉस होगा। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? ये चुंबकीय क्षेत्र जो है इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। लेकिन जब आप कागज में बनाएंगे और कागज में लिखेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कोई आवेश रखें, ठीक है, आवेश Q है, ठीक है, अगर हमको इसकी दिशा निकालनी हो, ठीक है, इसकी दिशा निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? अगर हमको इसकी दिशा निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? यानी कि इस पे लगने वाले बल की दिशा निकालनी हो और इसके गति की दिशा निकालनी हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है और यह जो आवेश है वह ऐसे प्रवेश कर रहा है, ठीक है, इस तरफ से प्रवेश कर रहा है, तो इन दोनों के बीच कितने एंगल का कोण बनेगा? ठीक है, यानी कि कितना एंगल बनेगा? ठीक है, तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, अंदर की तरफ है और आवेश ऐसे प्रवेश कर रहा है, तो इस स्थिति में, ठीक है, अगर मैं ऐसे दिखाऊं, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और आवेश ऐसे प्रवेश कर रहा है, तो इस स्थिति में यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? वह बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्या हम जानते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू कितना होता है? F इज इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा। चूंकि थीटा का मान है 90 डिग्री, इसलिए F इज इक्वल टू हो जाएगा QVB। ठीक है, ये आपका लॉरेंज बल है या इसको आप चुंबकीय बल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमको इसकी दिशा निकालनी है, तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का
नियम का यूज़ करेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है कि यह जो आपका तर्जनी उंगली है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, यह जो बीच वाली उंगली है यह आपकी आवेशित कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और यह अंगूठा है यह आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अगर मैं इस तर्जनी उंगली को यहाँ रखूँ, ठीक है, यहाँ रखूँ, तो ये जो बीच वाली उंगली है ये देखिए इस आवेशित कण की गति की दिशा को बता रहा है, वह इस तरफ है, ये फोर्स का लग रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और दिशा है इस तरफ। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ रखूं, ठीक है, और मैं इसकी गति की दिशा निकालूं और इस पे लगने वाला बल निकालूं, तो देखिए इसको मैंने यहाँ रखा, ठीक है, और तो बल की तरफ बता रहा है, बल इस तरफ लग रहा है, और बीच वाली उंगली बता रही है कि आवेशित कण की दिशा इस तरफ है। ठीक है, तो आवेशित कण की जो दिशा है वह किस तरफ है, वह इस तरफ है। ठीक है, और बल है इस तरफ, आवेशित कण की गति की दिशा इस तरफ है और बल इस तरफ है। अगर मैं इसे यहाँ रखूँ Q को, और यहाँ से मैं आवेशित कण की गति की दिशा देखूं और बल देखूं, तो आवेशित कण की जो गति की दिशा है वो ऐसे है, देखिए। ठीक है, बल नीचे लग रहा है और गति की दिशा उस तरफ है। ठीक, और मैं इसको यहाँ रख दूं, Q को, गति की दिशा इस तरफ रहेगी और बल इस तरफ रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको चारों पॉइंट को मिलाऊं, तो एक हमको वृत्तीय पथ मिल गया। ठीक है, एक हमको वृत्तीय पथ मिला यहाँ पे। ठीक है, हमने पढ़ा था क्लास 11th में अभिकेंद्र बल के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था, अभिकेंद्र बल। आखिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, तो देखिए यह कोई एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और एक यम द्रव्यमान का कण है। कितने द्रव्यमान कण है, एक यम द्रव्यमान का कण है जो भी वेग से गति कर रहा है। किस वेग से गति कर रहा है, भी वेग से गति कर रहा है। ठीक है, जब वह भी वेग से गति करेगा, ठीक है, तो गति करते समय उसको वृत्त के केंद्र की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब वह भी वेग से गति करेगा तो उसको उस वृत्त के केंद्र की तरफ क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई। और इस फोर्स को ही कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आवेशित कण है, ठीक है, यहाँ पर ये जो आवेशित कण है, ठीक है, जब इस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो इसको ये क्या कर रहा है, यह गति करने के लिए, यानी कि वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए इसको इस वृत्त के केंद्र की तरफ एक फोर्स की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, ठीक है, यहाँ पर अब ये सोचने वाली बात है कि इस वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए इस आवेशित कण को अभिकेंद्र बल कौन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि इस वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए इस आवेशित कण को, यानी कि इस Q को अभिकेंद्र बल कौन प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो इस वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए इस आवेशित कण को जो अभिकेंद्र बल दे रहा है वह दे रहा है चुंबकीय बल। ठीक है, यानी कि लॉरेंज बल। ठीक है, कौन सा दे रहा है, यही दे रहा है, F = QVB। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय बल होगा, ठीक है, जो चुंबकीय बल होगा वह किसके बराबर होगा, वह अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स = सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, QVB = mv²r। यही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²r। तो ये कितना हो जाएगा, एक भी से एक भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा r =
एम वी बाई आर, एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1। ठीक है, बात समझ में आई? अगर हमको यानी कि यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि वृत्ति गति करते समय इस आवेशित कण को इतने त्रिज्या के वृत्ति पथ की जरूरत होगी। ठीक है, वृत्ति गति करते समय इस आवेश को इतनी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर यहाँ से हम v का मान निकालना चाहें तो v का मान भी निकाल सकते हैं। v का मान कैसे निकलेगा? देखिए, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू बी आर इज इक्वल टू एम वी। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम। ठीक है, यानी कि आवेशित कण जो है इतने वेग से गति करेगा। कितने वेग से गति करेगा? क्यू बी आर बाई एम के वेग से गति करेगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय। ठीक है, एक चक्कर को मान ली यहाँ से चला और फिर पूरा करते हुए यहाँ तक आया। ठीक है, इस वृत्ति पथ पर एक चक्कर पूरा कर रहा है। ठीक है, यह किस पथ पर एक चक्कर पूरा कर रहा है? यह इस वृत्ति पथ पर ही तो एक चक्कर पूरा कर रहा है। तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि इस वृत्ति पथ की जो लंबाई होगी वह कितनी होगी? 2 पाई आर। ठीक है, और कण का वेग कितना है? कण का वेग है आपका v। ठीक है, कण का वेग कितना है? कण का वेग है v। तो इस स्थिति में अगर हम r की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2 पाई बाई v इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा t इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। आप चाहें तो v की वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे तो आपको यही मिलेगा t इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्लियर? अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, ठीक है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो यानी कि आवृत्ति निकालनी हो तो 1 सेकंड में चक्करों की संख्या निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? अब हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा। क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा निकालते हैं हम लोग। इसको इक्वेशन 1 माना था। ठीक है, अब हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2K इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 2K बाई एम रूट में। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा R इज इक्वल टू 2Km अंडर रूट में और अपॉन क्यू बी। ठीक है, एक तो फार्मूला हमें R का ये मिल गया। ये सब फार्मूले हैं, ये सब फार्मूले आप यूज़ करेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए, अब क्या करेंगे? मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यदि आवेशित कण क्या है? Q है। यदि आवेशित कण को विभवांतर क्या ले लेंगे? V। विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए, त्वरित किया जाए तब हो जाएगा K इज इक्वल टू क्यू भी। ठीक है, इसको मान लेंगे 3। अगर इस 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें यानी K की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हमें मिलेगा 2 एम क्यू भी अपॉन क्यू बी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 एम क्यू भी अंडर रूट क्यू इंटू अंडर रूट क्यू इंटू एम।
इंटू बी, ठीक है, इंटू बी, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2mv अंडर रूट अपॉन अंडर रूट क्यू, और ये हो जाएगा 1/b, r इज इक्वल टू 1/b अंडर रूट 2m अपॉन क्यू, ठीक है। एक तो फार्मूला हमें r का ये मिल गया, ठीक है। तो ये सब जितने फार्मूले हैं ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो ये तो था कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके बाद जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, मान लीजिए यह कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, यह कोई चुंबकीय क्षेत्र है B, ठीक है। आवेशित कण कैसे प्रवेश करेगा? आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करेगा, ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए तिरछा प्रवेश करेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा आपका v cos थीटा और एक होगा आपका v sin थीटा, ठीक है। और इस Q पर जो बल लगेगा, ठीक है, और इस आवेशित कण पर जो बल लगेगा वह लगेगा v sin थीटा के कारण। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह हमेशा जो फोर्स लगाता है वह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगाता है, यानी कि लंबवत दिशा में ही लगाता है, क्लियर। और ये जो v cos थीटा है इस Q को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाएगा, और ये जो v sin थीटा है इसे क्या करेगा? इसे क्या करेगा? घुमाएगा, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएगा। और जब घुमाएगा तो इस स्थिति में ये Q क्या होगा? Q घूम घूम के यानी कि घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। Q जो है घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में इसका जो पथ होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? वह होगा हेलिक्स, यानी कि कुंडलिनी की तरह का, एक कुंडलिनी की तरह का होगा, क्लियर। अब हम इसके त्रिज्या की बात करते हैं, तो त्रिज्या होता है mv अपॉन qb। अभी हमने निकाला त्रिज्या इज इक्वल टू mv अपॉन qb होता है। तो इस स्थिति में यह जो आवेशित कण है वह किसके कारण घूम रहा है? यह जो आवेशित कण है वह v sin थीटा के ही कारण तो घूम रहा है। तो इस स्थिति में यहाँ पर लगा देंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा R implies that R is equal to mv sin थीटा अपॉन qb। ये हो गया रेडियस। ये क्या हो गया? ये हो गया रेडियस। अगर हम टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड कितना मिला था? 2 पाई m अपॉन qb। कितना मिला था? 2 पाई m अपॉन qb। यहाँ पर ये जो आवर्तकाल है, ठीक है, यह v पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें v है नहीं। तो इस स्थिति में ये आवर्तकाल v पर डिपेंड नहीं करेगा, तब उस स्थिति में ये आवर्तकाल कांस्टेंट बना रहेगा। और f इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन t। तो ये हो जाएगा qb अपॉन 2 पाई m, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट बना रहेगा, क्लियर यहाँ तक। अब हमको निकालना है पिच की लंबाई। क्या निकालना है? अब हमें निकालना है पिच की लंबाई। तो पिच की लंबाई क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये आवेशित कण क्या कर रहा है? यहाँ से शुरू कर रहा है और यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यानी कि एक चक्कर को यहाँ से शुरू कर रहा है इस पॉइंट ए से, ठीक है, और एक चक्कर को पूरा कर रहा है पॉइंट बी तक, ठीक है, यानी कि यहाँ शुरू कर रहा है यहाँ तक आ रहा है, यानी कि एक चक्कर को पूरा कर रहा है। तो इस स्थिति में यहाँ पर यहाँ से इस ए से लेकर बी तक की जो दूरी होगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे पिच की लंबाई। और पिच की लंबाई को पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि ये जो क्यू है वह किस दिशा में?
ये जो घूम रहा है वो किस दिशा में घूम रहा है, वह इस v cos थीटा के कारण इस दिशा में घूम रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में घूम रहा है। किसके कारण घूम रहा है, v cos थीटा के कारण घूम रहा है। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटा समय का। किसका पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटा समय का। दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, तो हमको P निकालना है। तो ये इस दिशा में घूम रहा है किसके कारण, इस v cos थीटा के कारण। तो v का परपेंडिकुलर, ठीक है, v का क्षैतिज घटक ले लेंगे, ठीक है, इंटू t। ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना होगा, v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन qb। कितना होगा, p इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन qb। ये तो था आपका जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है। ठीक है, ये सब फार्मूले हैं, ये सब आपको किसमें काम आएंगे, ये सब काम आएंगे आपको न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई, यहाँ तक आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या, यानी कि हमको एक मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें हम कोई एक चालक तार रख देंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से हम उस चालक तार पर हमें बल का व्यंजक प्राप्त करना होगा। ठीक है, समझते हैं। मान लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं कि यह कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, यह कोई एक समान मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई एक चालक तार रखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई, इसमें कोई एक चालक तार रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये चालक तार जो है थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। ठीक, या कोई चालक तार है जो थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें जो चालक तार है थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है हम मान लेते हैं कि कैपिटल A है। ठीक है, तथा इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है हम मान लेते हैं स्मॉल n है। ठीक है, तथा हम इसमें भी मान लेते हैं कि अनुगमन वेग Vd है। ठीक है, तब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, तब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, हमको इसका हमको व्यंजक प्राप्त करना होगा पहले। ठीक है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का व्यंजक प्राप्त करना होगा। तो हम लोगों ने वैद्युत चालन में, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में एक टॉपिक पढ़ा था, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो वहाँ से हमें मिला था एक रिलेशन I इज इक्वल टू NEA/VD। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको वैद्युत धारा क्या मिली, वैद्युत धारा मिली I इज इक्वल टू NEA/VD। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये इस चालक तार में जो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, इस चालक तार में जो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उस पर बल लगाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर हम बल देखें, बल तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा E/VD/V sin थीटा। E क्या है, E आवेश हो गया, VD क्या है, VD है आपका अनुगमन वेग। ठीक है, मान लेते हैं कि चालक का आयतन जो होता है, चालक का आयतन, ठीक है, चालक का आयतन क्या है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। चालक का आयतन क्या है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन का जो सूत्र होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, V इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, यल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर हम दो भौतिक राशियों को क्षेत्रफल मान लें, ठीक है, इस स्थिति में अगर दो भौतिक राशियों को अगर हम क्षेत्रफल मान लें, लंबाई गुणे चौड़ाई को अगर हम क्षेत्रफल मान लें, ठीक है, तो इस स्थिति में हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा A जो कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और लंबाई मिल जाएगी यल। क्या मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी यल। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे अतः पूरे
चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, पूरे चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? n। भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n, और ये आयतन इंटू Al। ठीक है, n Al। ठीक है, अब हमको निकालना होगा इसमें लगने वाला बल, यानी कि अब हमको बल निकालना होगा किस पर? धारावाही चालक पर लगने वाला बल निकालना होगा। तो बल क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल तथा एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या है? ये है एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल तब इंटू, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल गुणे इंटू चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा EVD B साइन थीटा इंटू NaL। कितना हो जाएगा? EVD साइन थीटा इंटू NaL। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू NEA VD BL साइन थीटा। ठीक है, BL साइन थीटा, और NEA VD किसके बराबर है? I के बराबर है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू I इंटू BL साइन थीटा। ठीक है, तो जो लगने वाला बल हमको चाहिए था वह कितना मिला? F इज इक्वल टू I इंटू BL साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक, तो मुझे इसके लिए मिटाना होगा। मात्रक क्या होता है देखते हैं। मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा F अपॉन IL। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन और इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर। कितना हो जाएगा? एम्पियर मीटर। ठीक है, इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, एक तो होता है गॉस और एक होता है आपका टेस्ला। ठीक है, गॉस या टेस्ला। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि गॉस और टेस्ला में संबंध स्थापित करिए तो आप कहेंगे कि एक टेस्ला बराबर होता है 10 पे पावर 4 गॉस। कितना होता है? 10 पे पावर 4 गॉस। एक टेस्ला बराबर होता है 10 पे पावर 4 गॉस। ठीक है, अगर हम इसके विमा की बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो F का क्या होता है? MLT-2। ठीक है, और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा L। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L से L कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा MT-2 A-1। ठीक है, ये तो था आपका गतिमान आवेश पर बल से धारावाहिक चालक पर बल की व्याख्या। क्लियर? देखें।